सो वेलकम एवरीवन। आज हम हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मॉड्यूल के सब मॉड्यूल हाइड्रोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 में, और आज हम डिस्कशन करेंगे एस्टिमेशन ऑफ द इवोपरेशन। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने इवोपरेशन का लेक्चर नंबर 3 में डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखेंगे कि रेट ऑफ इवोपरेशन या क्वांटिटी ऑफ इवोपरेशन अपन कैसे एस्टिमेट करते हैं डिफरेंट मेथड से। तो बेसिकली 3 टाइप की अप्रोच होती है इवोपरेशन एस्टिमेट करने की। पहला है बाय यूजिंग द इवोपरीमीटर्स, सेकंड वन है बाय यूजिंग द एम्पिरिकल इक्वेशंस, एंड थर्ड इज द थ्योरेटिकल और एनालिटिकल अप्रोचेस। ओके, तो वन बाय वन हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला इवोपरीमीटर्स। तो इवोपरीमीटर्स आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ द इवोपरेशन। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के इवोपरीमीटर्स होते हैं। तो ये इवोपरीमीटर्स एक सिंपल वेसल होता है, ठीक है। तो कहीं भी कोई भी फॉर एन एग्जांपल अगर कोई लेक है, ठीक है, जिसमें हमको रेट ऑफ इवोपरेशन निकालना है, ओके, तो इसके आसपास हम एक वेसल, एक टाइप का इवोपरीमीटर इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। ये एक वेसल होता है जो कि जिसकी हाइट होती है, आपने देखे होंगे 120.7 सेंटीमीटर इसकी टोटल डायमीटर होता है। इसकी हाइट होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपन डेली बेसिस पे इस पे एडिशनल वाटर ऐड करते हैं। तो ये जो वाटर है यहाँ पर, ये इवोपरेशन से लॉस्ट होता है। डेली अपन इसका वाटर ऐड करते हैं, और ऐड करते हैं इस तरीके से करते हैं कि उसका वाटर लेवल वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर सरफेस, ठीक है, उसके अपर सरफेस से 5 से 7.5 सेंटीमीटर के बीच में उसका वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे। तो जितनी भी क्वांटिटी ऑफ वाटर अपन मेजर करते हैं उस टाइम इंटरवल में वो अपन को प्रोवाइड करता है रेट ऑफ इवोपरेशन। यूजुअली जैसे पर्टिकुलरली कोई एम्प्लॉय है जो डेली बेसिस पे वहां पर पानी वाटर को ऐड कर रहा है, उसमें पोर कर रहा है उस वेसल में, तो उस वेसल में एक फिक्स लेवल तक जो वाटर है उसको मेंटेन करता है, और जितनी भी डेप्थ उसकी मिलती है वो कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर डे में हम रेट ऑफ इवोपरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो होता क्या है कि हालांकि ये जो इवोपरेशन रेट है पैन का, ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है लेक का। तो यूजुअली जो रीडिंग्स आती है पैन इवोपरेशन में वो कम आती है एज कंपेयर टू द लेक और द रिजर्वायर। ओके, तो उसके रीजंस क्या है अपन पहले डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला है मोर हीट स्टोरेज इन अ लेक, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी लेक में क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है तो उसमें ज्यादा हीट स्टोरेज होती है एज कंपेयर टू द पैंस। पैंस में जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर लेस होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि लेक्स में लेस हीट विल बी अवेलेबल फॉर द इवोपरेशन, ठीक है। तो इसमें इवोपरेशन रेट जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू द पैन। ओके, सेकंड वन है क्रिटिकल विंड वेलोसिटी। अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्रिटिकल विंड वेलोसिटी उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। तो जो पैन होता है उसमें क्रिटिकल विंड वेलोसिटी कम होती है ड्यू टू द लेसर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द लेक। ओके, सो इसमें जो क्रिटिकल विंड वेलोसिटी लेस होने से कारण से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है क्रिटिकल विंड वेलोसिटी की, क्योंकि क्या होता है कि एक छोटी विंड वेलोसिटी ही सफिशिएंट होती है इवोपरेट करने के लिए उसके क्रिटिकल पोटेंशियल वैल्यू में पहुंचने के लिए। इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी of occurrence of this critical velocity is more in a pan is as compared to the lake. Okay, इसलिए pan evaporation ज्यादा होता है as compared to the lake। देन अपने पास है पैन मटेरियल। तो ये जो पैन इवोपरीमीटर्स है, जैसे अपन सबसे पहली बात कर रहे हैं यूएस क्लास ए पैन का, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये यूएस क्लास ए पैन यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो से अडॉप्टेड भी है, द्वारा अडॉप्टेड भी है, और बेसिकली डिफरेंट क्लासेस के पैन्स होते हैं। तो ये क्लास ए टाइप का पैन है। अलग अलग क्लासेस के होते हैं ए बी सी डी, बट अपन उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये क्लास ए टाइप का पैन है। ओके, तो और इसका है पैन मटेरियल जो बनता है ये गैल्वेनाइज आयरन का बनता है, ठीक है। ये बनता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का। ये जो मटेरियल होता है ये गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है। तो ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होने के कारण ये मोर कंडक्टिव होता है हीट के। लेक्स की बात करें तो लेक्स के जो सराउंडिंग है उसमें किसी टाइप का कोई कंडक्शन नहीं होता है, कोई भी हीट का आसपास से कंडक्शन नहीं होने के कारण वहां पर एडिशनल हीट प्रोवाइड। बट इस केस में कंडक्टिव मटेरियल होने की वजह से जो पैन इवोपरेशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लेक। फोर्थ रीजन है अपने पास कि जो पैन है वो एक वुडन फ्रेम में स्टैंड होता है, ठीक है। तो इसमें जो एयर सर्कुलेट होती है नीचे से, एज वेल एज जो हीट आती है वो चारों तरफ से आती है, चारों तरफ से उसकी हीट आएगी एज वेल एज द एयर सर्कुलेट होगी। ओके, तो लेक्स के कंडीशन में क्या होता है कि लेक्स में रेडिएशन या हीट सोर्स सिर्फ और सिर्फ सन से ही होगी, दैट इज द अपर सरफेस से ही होगी, और आसपास से जो हीट का सोर्स है वो निग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इस कारण से जो पैन इवोपरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लेक, ठीक है। तो इसी को अपन को
सही करने के लिए इसी को सही करने के लिए अपन एक इंट्रोड्यूस करते हैं एक फैक्टर का, जिसको बोलते हैं अपन पैन कोफिशिएंट। ओके, तो पैन कोफिशिएंट होता है EL अपॉन EP, दैट इज द लेक इवोपरेशन अपॉन द पैन इवोपरेशन। तो सिंपली अगर अपन को किसी भी रिजर्वायर का इवोपरेशन या किसी भी लेक का इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन कैलकुलेट करना है, तो उसके पैन इवोपरीमीटर की रीडिंग लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसके पैन कोफिशिएंट से, जो कि स्टैंडर्ड्स होते हैं, कैलिब्रेटेड होते हैं, हर एक पैन के लिए फिक्स है, मल्टीप्लाई करते हैं उसकी रीडिंग से, तो अपन को मिल जाता है लेक इवोपरेशन। इस केस में यूएस क्लास ए पैन जो है उसके पैन कोफिशिएंट होता है 0.7। ठीक है, तो अलग अलग पैन से उनके अलग अलग पैन कोफिशिएंट्स होते हैं, तो उस पैन कोफिशिएंट्स का यूज करके अपन रेट ऑफ इवोपरेशन निकाल सकते हैं फॉर द लेक। ओके, तो सेकंड टाइप का जो इवोपरीमीटर है उसको बोलते हैं ISSS इंडियन स्टैंडर्ड पैन। ये मॉडिफाइड वर्जन है यूएस क्लास ए पैन का। मॉडिफिकेशन है, ये जो पैन है ये भी वेसल के फॉर्म में होता है, जिसका डायमीटर होता है समवॉट इक्वल टू यूएस क्लास ए पैन। ठीक है, उसका 121.7 था, इसका 122 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इसकी हाइट है 255 mm 25.5 सेंटीमीटर, और इसमें जो वाटर लेवल है वो उसको मेंटेन करते हैं 23.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, 23.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम इसमें अपन मेंटेन करते हैं हाइट को। ठीक है, सेम प्रोसीजर है इसमें भी कि जितना भी डेप्थ ऑफ द वाटर इवोपरेशन में जाता है वो अपन को अल्टीमेटली उस टाइम ड्यूरेशन का रेट प्रोवाइड करता है। ओके, डिफरेंस क्या है यूएस क्लास ए पैन का? सबसे पहला इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो होता है कॉपर, ये कॉपर शीट का बना होता है। सेकंड है, ये जो अपन यूएस क्लास ए पेन में बोले थे, यूएस क्लास ए पेन अनपेंटेड होता है। ठीक है, बट ये वाला जो ISSS है ये व्हाइट पेंटेड होता है आउटसाइड के। ठीक है, तो रीजन क्या है इसको करने का कि यूएस क्लास ए पेन में अपन ने देखे जो पैन इवोपरेशन होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू द लेक इवोपरेशन और द एक्चुअल इवोपरेशन। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए उसको व्हाइट पेंट किया था आउटसाइड, जिससे रिफ्लेक्शन ज्यादा हो और हीट एब्जॉर्प्शन कम हो। ठीक है, तो इसका जो पैन कोफिशिएंट होता है वो होता है 0.8। ओके, तो ये है ISSS टाइप ऑफ पैन। एक और डिफरेंस ISSS टाइप पैन में है, इसमें एक होता है स्टीलिंग वेल, जिसमें एक कैलिब्रेटेड गेज होता है जो कि एक छोटे से छोटे जो फ्लक्चुएशन होता है डेप्थ का उसको भी डैम्प आउट कर लेता है, एज वेल एज इसमें एक होता है थर्मामीटर या कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। ओके, तो ये मॉडिफाइड वर्जन है क्लास ए पैन का, यूएस क्लास ए पैन का। थर्ड अपने पास है कोलोराडो सनकन पैंस। तो पहले वाले जो दो पेन्स अपन ने देखे थे उसमें ड्रॉबैक ये होता है कि वो एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं करता है फील्ड को, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन उसका एक का एक्चुअल इवोपरेशन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। उसी को दूर करने के लिए सनकन पैंस को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इसका नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है सनकन, तो इसका मतलब है ये ग्राउंड में सनक होता है। ठीक है, तो कोशिश ये करते हैं कि ये जो एक्चुअल लेक है उसको रिप्रेजेंट करे। तो ये जो वेसल है इसको संक कर देते हैं ग्राउंड के अंदर, इसमें भी एक मेजरिंग डिवाइस होता है, ये इसके डायमेंशंस हैं। ठीक है, 41 सेंटीमीटर हाइट होती है और 92 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, और ऊपर से ये वायर्ड नेट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कोलोराडो सनकन पैन है जिसको वायर्ड नेट किया गया है। ठीक है, ड्रॉबैक इसमें एक ही है कि सबसे पहला है कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसको डिग करके सॉइल के अंदर में, ग्राउंड के अंदर में उसको संक करना पड़ता है। दूसरा, इसमें अगर कोई लीकेज है, ठीक है, अगर कोई लीकेज है तो उसको मेजर करना, सबसे पहले उस लीकेज को आइडेंटिफाई करना, सेकंड है उस लीकेज को मेजर करना। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है, नियरली इम्पॉसिबल होता है, और अल्टीमेटली अगर ऐसा कोई केस होता है तो उस केस में अपना जो रेट इवोपरेशन है वो ओवर एस्टिमेट आता है, ज्यादा आता है। तो इसीलिए ये पेन्स के ड्रॉबैक हैं ये कोलोराडो सनकन पेन का, कि इसमें लीकेज को अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पहले वाले दो पेन्स सरफेस के ऊपर होते हैं, तो उसमें अगर कोई लीकेज हो तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट इस केस में क्या होता है कि ये संक होते हैं ग्राउंड के अंदर में, इसमें अपन लीकेज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उसको मेजर भी नहीं कर पाते, और ये एक्सपेंसिव भी होता है। ये दो इसके ड्रॉबैक हैं। नेक्स्ट है अपने पास फ्लोटिंग पेन्स। ठीक है, तो इसमें जैसे नेम इसका बोल रहा है फ्लोटिंग, ये एक्चुअली अगर कोई लेक है जिसमें अपन को अगर इवोपरेशन निकालना है तो ये सिंपली एक दो फ्लोटिंग ड्रम्स होते हैं जिसके ऊपर ये रखा होता है। ठीक है,
इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है ये ड्रम्स हैं इसके जो फ्लोट कर रहे हैं, और यहाँ पर बीच में ये एवोप्रीमीटर रखा है, ठीक है। बाकी दूसरी इसमें डिवाइसेस हैं, एमएनोमीटर वगैरह। तो इसको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेक के एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए बट लगता है, बट ड्रॉबैक इसमें भी ये है कि सबसे पहले इसका इंस्टॉलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेकंड है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और तीसरा है इनका मेजरमेंट लेना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को सब डेली बेसिस पे उस इवोप्रीमीटर को सी शोर में या फिर आप बोले बैंक्स में के किनारे बुलाना पड़ता है, लाना पड़ता है, उसका मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो इसका मेजरमेंट लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस फ्लोटिंग पैन्स को भी बहुत इंडिया में यूज नहीं करते हैं कॉमनली, ठीक है। इसका जो पैन कोफिशिएंट होता है वो 0.8। जो कोलोराडो सनकट पेन है उसका जो पैन कोफिशिएंट था वो था 0.78, ठीक है। अब अपने पास पैन डेंसिटी, जैसे अपन रेन गेज डेंसिटीज के बारे में पढ़े थे कि एक फिक्स नंबर ऑफ स्टैंडर्डली एक फिक्स नंबर ऑफ रेन गेजेस को अपन को इंस्टॉल करना पड़ता है रेनफॉल मेजरमेंट के लिए। ऐसे ही अपने पास एक स्टैंडर्ड्स हैं पैन डेंसिटी के। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एरिड रीजन में एक पैन होना चाहिए पर 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, कोल्ड में होना चाहिए 50,000 में, और ह्यूमिड में होना चाहिए 1 लाख में। तो रीजन साफ है, एरिड रीजन में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कोल्ड और ह्यूमिड, और उसमें वेरिएशन भी ज्यादा होता है, इसलिए इस वेरिएशन के लिए यहाँ पर जो डेंसिटी है एरिड रीजन की वो ज्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू द ह्यूमिड एंड कोल्ड रीजन। ओके, तो करंटली जो इंडिया के पास में वो 220 पैन है जो करंटली अभी आईएमडी के अंडर में है और जो मेजर कर रहे हैं, इवेपोरेशन की रीडिंग्स मेजरमेंट बता रहे हैं, ठीक है। अब एवोप्रीमीटर्स में डिफिकल्टी ये है कि एवोप्रीमीटर्स की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, और कभी कभी काफ़ी बार ये होता है कि जहाँ भी अपना पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है अपना, जो भी अपनी फील्ड होती है जहाँ अपन को रेट ऑफ इवेपोरेशन किसी रिजर्वायर के लिए किसी फील्ड में अपन को निकालना रहता है, किसी वाटर बॉडीज में, जरूरी नहीं वहाँ पर कोई भी इवेपोरीमीटर इंस्टॉल्ड हो, तो उस केसेस में अपन एम्पिरिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये एम्पिरिकल इक्वेशंस कंप्लीट क्लाइमेटिक डेटा पे डिपेंड करती हैं। अगर क्लाइमेटिक डेटा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इजीली, और उससे अपन रेट ऑफ इवेपोरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एम्पिरिकल इक्वेशन है मेयर्स इक्वेशन। तो अपन ने डाल्टन्स इक्वेशन जो कि पहले ही अपन डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, अपन ये देखे थे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल ई, दैट इज वेपर प्रेशर ग्रेडियंट के, एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम फंक्शन ऑफ द विंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी को इक्वेशन को मेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया था विद द कांस्टेंट ऑफ के, दैट इज द EL इज इक्वल टू that is the lake evaporation, rate of lake evaporation is equal to the K multiplied by del E, that is the pressure difference, and the some function of U, some function of the wind velocity. FU is equal to होता है 1 plus U9 by 16, where U9 is the wind velocity and 9 meter height in kmph, और K is the function of the size of the water body. लार्ज वाटर बॉडी के लिए होता है 0.36 और स्मॉल वाटर बॉडी के लिए होता है 0.5, ठीक है। तो इसमें दो मेजरमेंट अपन को चाहिए रहता है, एक है अपने पास विंड वेलोसिटी फंक्शन का और दूसरा है वेपर प्रेशर डिफरेंस, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट का। तो इन दोनों का अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले विंड वेलोसिटी, तो 9 मीटर हाइट में विंड वेलोसिटी का मेजरमेंट यूजुअली अपन को अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए अपन एक बहुत फेमस फॉर्मूला है 1/7 पावर लॉ जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया है कि जो विंड वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द हाइट कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो जो ग्राउंड पे है विंड वेलोसिटी वो नियरली जीरो होती है, इंक्रीज होती है देन ये कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप होता है। तो ये 1/7 पावर लॉ के हिसाब से क्या है, द विंड वेलोसिटी एट पर्टिकुलर हाइट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/7 पावर ऑफ दिस हाइट, ठीक है। तो इस रिलेशन का यूज करके अपन एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, दैट इज U9 by UH is equal to 9 to the power 1/7 upon S to the power 1/7। तो अपने पास U9 जो अपन को फाइंड आउट करना है, दैट इज विंड वेलोसिटी एंड 9 मीटर हाइट। UH अपन कोई भी एमएनोमीटर या कोई भी डिवाइस है विंड वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस, उसकी अपन हाइट ले लेते हैं और उसकी वैल्यू ले लेते हैं, और उस वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो अपन U9 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली इससे ये है कि किसी भी मेजर हाइट में अगर अपने पास विंड वेलोसिटी अवेलेबल है तो अपन रिक्वायर्ड दैट इज नॉन 9 मीटर हाइट में अपन विंड वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड इसमें मेजरमेंट के लिए है
वो है अपने पास वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द एयर। ठीक है, तो सबसे पहले सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, जैसे ग्राफ दिख रहा है आपको, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, ये ग्राफ्स अपने को अवेलेबल होते हैं, ये टेबल, जैसे ये टेबल भी अवेलेबल है अपन को। तो इस टेबल का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में अपन MMFHg जितना भी EW है, दैट इज अ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है, वो निकाल सकते हैं। और अपन को एक रिलेशन पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, RS इज इक्वल टू EA अपॉन EW, दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द एयर अपॉन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपन को नोन है, EW नोन है, तो अपन EA इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे निकालते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, अगर आप तो कोई भी हाइग्रोमीटर डिवाइस जहां पर इंस्टॉल्ड है, जिस एरिया में जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है, उसके हाइग्रोमीटर डिवाइस से अपन RH निकाल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं EW से, टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो अपने को मिल जाएगा EA। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूला का यूज करके इजीली रेट ऑफ इवेपोरेशन, लेक इवेपोरेशन अपन निकाल सकते हैं। सेकंड एम्पेरिकल इक्वेशन अपने पास रोवर्स इक्वेशंस। ठीक है, रोवर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है EL इज इक्वल टू 0.771 1.405 माइनस 0.0000732 PA मल्टीप्लाई बाय द 0.440 माइनस 0. सॉरी यहाँ पॉइंट है 0.733 U0 मल्टीप्लाई बाय द EWEA। ठीक है, तो सेम रोवर्स इक्वेशन जैसे है, दैट इज द EL विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द फंक्शन ऑफ द विंड वेलोसिटी एंड द वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। U0 जो है वो होता है विंड वेलोसिटी एट ग्राउंड लेवल। यूजुअली ग्राउंड लेवल पे ड्रैग फोर्सेस के कारण आपको पता है विंड वेलोसिटी 0 होती है, तो इसको अपन लगभग 2 फीट हाइट में 0.6 मीटर हाइट में मेजर करते हैं और उसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। PA जो है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो ये अपने पास एम्पिरिकल इक्वेशंस है। एम्पिरिकल इक्वेशंस के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि ये एम्पिरिकल इक्वेशंस एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही डिराइव की गई है, और ये उसी एरिया में एक्सेप्टेबल है जिसके लिए डिराइव्ड है। बाकी एरिया में इसकी जो वैल्यू है वो प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको कॉमनली यूज नहीं करते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए अपने पास आती है थ्योरेटिकल या एनालिटिकल अप्रोचेस। ठीक है, तो 3 तरह की थ्योरेटिकल या एनालिटिकल अप्रोचेस अपन यूज करते हैं इवेपोरेशन को मेजरमेंट के लिए। सबसे पहला है वाटर बजट मेथड, सेकंड वन इज द एनर्जी बजट मेथड, एंड थर्ड वन इज द मास ट्रांसफर मेथड। ठीक है, तो जो मास ट्रांसफर मेथड है वो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर पे, ठीक है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए इतना डीप में अपन यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। अपन जो अपना डिस्कशन करेंगे वो करेंगे वाटर बजट पे और एनर्जी बजट पे। तो सबसे पहले वाटर बजट मेथड। तो वाटर बजट मेथड में जैसे इसका नाम से क्लियर है, इसमें बजटिंग अपन करते हैं वाटर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये लेक है, अगर अपन को पता है इस लेक में टोटल इनकमिंग वाटर कितना है, इनकमिंग होगा सिर्फ प्रेसिपिटेशन से, ठीक है, सरफेस रन ऑफ से या प्रेसिपिटेशन से। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि टोटल इनकमिंग कितना है इसमें, और इसमें आउटगोइंग वाटर कितना है, बाहर कितना जा रहा है। तो जो वाटर बचा है वो वाटर जो है वो अपन मान सकते हैं कि या तो इवोपो ट्रांसपायर्ड हो रहा है या इवोपरेशन हो रहा है उसमें। ठीक है, तो अगर अपन टोटल इनकमिंग वाटर निकाल दें और उसको माइनस कर दें आउटगोइंग वाटर से, तो जितना भी वाटर अपना बचा है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि उतना वाटर उतने टाइम इंटरवल में इवोपरेट हो रहा है। तो इससे अपन रेट ऑफ इवोपरेशन या लेक इवोपरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन देखें, EL लेक इवेपोरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन दैट इज द इनकमिंग वाटर, VIS दैट इज द इनकमिंग सरफेस रन ऑफ, कोई भी सरफेस रन ऑफ इसमें आ रहा है वो इनकमिंग सरफेस रन ऑफ है। देन VIG इज द इनकमिंग ग्राउंड वाटर, इसका ग्राउंड वाटर से जो भी कंट्रीब्यूशन ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ द बेस फ्लो वो होता है VIG। ठीक है, आउटगोइंग की बात करें तो आउटगोइंग सरफेस रन ऑफ, ठीक है, जितना पानी इससे बाहर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ द सरफेस, उसके स्लूज से या फिर उसके ओवरफ्लो से या उसके आउटलेट से। देन VOG, जितना ये ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन ये कंट्रीब्यूशन लेगा जहां पर बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, बट ड्यूरिंग समर्स इसमें पानी जो है वो एज रन ऑफ, सॉरी, इसका जो पानी है वो ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, मतलब ये
ओवरफ्लो आउटगोइंग में जाएगा, ठीक है। ट्रांसपायरेशन लॉसेस को माइनस कर दिए एंड चेंज ऑफ स्टोरेज, मतलब कुछ वाटर कंजप्शन के लिए अगर लिए हैं अपन ने, फॉर एन एग्जांपल का अगर कोई डैम है तो उसमें इरिगेशन के लिए पानी छोड़ रहे हैं, कोई रिजर्वायर है जिसमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए पानी ले रहे हैं अपन, तो ये डेलेस को अपन माइनस कर देते हैं जितना भी वाटर अपन उसके स्टोरेज को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इससे अपन इजीली निकाल सकते हैं सभी क्वांटिटीज इसमें इंक्लूड कर ली है इनकमिंग आउटगोइंग की, सिर्फ और सिर्फ इवोपरेशन की। तो अपन ये मान सकते हैं कि जितना भी वाटर बच रहा है वो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द इवोपरेशन, जो अल्टीमेटली अपन को देगा लेक ऑफ इवोपरेशन, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, बट इसकी ड्रॉबैक एक ही है इस मेथड के, कि सबसे पहले है जो ग्राउंड वाटर डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है। जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है ग्राउंड वाटर से और कितने जितना भी कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ठीक है, VIG माइनस VOG, इस पैरामीटर को कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है और नियरली इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, क्योंकि अपन उसके कंट्रीब्यूशन, उसका जो इनफिल्ट्रेशन है वहां से रिजर्वायर से, वो मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है और वो प्रिसाइज भी नहीं होता। दूसरा, इसके जो कंट्रीब्यूशन है बहुत अनसर्टेन भी होते हैं, तो उसकी सर्टेनिटी नहीं है कि कब उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर के टर्म्स में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को अपन मेजर करना भी डिफिकल्ट है और उसकी सर्टेनिटी भी नहीं है, ठीक है, ना के बराबर सर्टेनिटी है कि वो कब वो कंट्रीब्यूशन उसका हो रहा है या फिर कंट्रीब्यूशन ले रहा है वो। तो इस कारण से ये जो मेथड है ये प्रिसाइज वैल्यू अपन को नहीं देती है लेक इवैपोरेशन की, ठीक है। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए सेकंड अप्रोच है अपने पास एनर्जी बैलेंस मेथड। एनर्जी बैलेंस मेथड जो है वो समवॉट देखा तो वाटर बजट जैसे ही है। इसमें क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर कोई लेक है, जैसे मान लिए कि एक लेक है, ठीक है, तो अपन ने एक पढ़े थे कि इवेपोरेशन के फैक्टर्स के बारे में, कि एवोपरेशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। एक होता है सोर्स ऑफ हीट और सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन, एंड द सेकंड वन इज द कैरियर। अगर अपन हीट की बात करें तो अगर अपन को बजटिंग करें, अगर अपन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी की, अपन को ये पता है टोटल इनकमिंग रेडिएशन कितना है, टोटल इनकमिंग हीट कितनी है उस रिजर्वायर में, अपन को ये पता है कि कितनी एनर्जी या हीट एनर्जी उसमें रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है रेडिएशन के फॉर्म में, कितनी एनर्जी उसमें वाटर में स्टोर्ड हो रही है, कितनी एनर्जी ग्राउंड वाटर को ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और कितनी एनर्जी बाहर जा रही है। कुछ जो वाटर है वो कंजप्शन के लिए अगर अपन रिजर्वायर में यूज करेंगे तो वो कुछ एनर्जी को उस वाटर के साथ में वो एनर्जी उससे सब्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो अपन ये मान सकते हैं कि जो बची हुई एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी, वो यूज हो रही है लेक में इवोपरेशन के लिए, ठीक है, वो हीट एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है लेक इवोपरेशन के लिए। और उस हीट एनर्जी को अगर अपन मास एनर्जी इक्वेशन से चेंज कर दें कि वो हीट एनर्जी कितने अमाउंट ऑफ वाटर को उस फिक्स टाइम इंटरवल में इवोपरेट करेगी, तो वो अपन को दे देगा लेक इवोपरेशन, ठीक है। तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है वाटर बजटिंग के टाइम में, कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे वर्क करता है वाटर बजटिंग वाला, और एनर्जी बैलेंस वाला है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है ये। तो इसके स्टेप्स हैं कि इनकमिंग अपने पास एनर्जी पता है किसी रिजर्वायर में, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितनी भी आउटगोइंग एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी विच इज रेडिएटेड बैक, और एनर्जी विच इज स्टोर्ड विद इन द रिजर्वायर, द एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड वाटर, द एनर्जी विच इज गोइंग आउट एज एडवेक्टेड, ठीक है। तो ये जो है इस एनर्जी को अगर अपन को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग एनर्जी है विल बी यूज फॉर द इवोपरेशन, ओके। और इस एनर्जी को अगर ये एनर्जी अपने पास आ गई है हीट एनर्जी, देन अपन इक्वेशन यूज करके एनर्जी मास एनर्जी इक्वेशन यूज करके अपन उसको कन्वर्ट कर देंगे कि कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को ये इवोपरेट किया है, ठीक है। तो HE है अपने पास टोटल हीट एनर्जी विच इज यूज फॉर द इवोपरेशन इज इक्वल टू HN टोटल नेट हीट रिसीव्ड, the heat which is radiated back, okay, minus heat which is HN is equal to net heat received, okay. HA is the heat which is radiated back, HG is equal to heat transferred to the ground, HS which is the heat stored in a body, and HI heat which is advected, okay। तो ये सब क्वांटिटी को अपन माइनस करने के बाद HN से अपन को HE की वैल्यू निकल जाएगी, और HE की वैल्यू अपन उसकी लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन और जो कि मास हीट एनर्जी इक्वेशन है उसको अपन पुट करके HN निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से दो चीजों को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बाकी तो बहुत इजी कैलकुलेशन होता है। एक है HN और एक HA,
ठीक है, तो अपन एक एक स्टेप पे पढ़ेंगे, इसका डिस्कस करेंगे कि HN और HA को अपन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं HN की। HN का होता है फॉर्मूला टोटल इनकमिंग रेडिएशन इज इक्वल टू HC। HN इज इक्वल टू नेट हीट रेडिएशन इज इक्वल टू HC, दैट इज द टोटल हीट रेडिएशन इनकमिंग रेडिएशन 1 माइनस R माइनस HB। ये R जो है इसको बोलते हैं एल्बिडो वैल्यू। ठीक है, एल्बिडो क्या होता है? द एल्बिडो वैल्यू शोज दैट इज द हाउ मच रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस, एनी सरफेस। ठीक है, तो ये जो एल्बिडो होता है उसका सिंपल फॉर्मूला होता है रेडिएटेड हीट अपॉन इनकमिंग हीट। ठीक है, तो किसी भी सरफेस में कितना रेडिएशन आ रहा है और वो कितने के रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो वो उसकी होती है एल्बिडो वैल्यू। ठीक है, तो एल्बिडो यूजुअली जैसे अपन बात करें स्नो के लिए, तो स्नो के लिए होती है अराउंड 0.95। ठीक है, वेजिटेटिव सरफेस के लिए होती है 0.2 से 0.5। इसका मतलब क्या है कि स्नो के लिए अगर अपन बात करें कि 0.95, इसका मतलब यह है कि 95% जो स्नो होती है वो हीट एनर्जी को रेडिएट बैक कर देती है। वही वेजिटेशन है वो 20 से 50% ही हीट को एब्जॉर्ब करती है, बाकी उसको 20 से 50% जो है हीट को रेडिएट कर देती है, बाकी जो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये होती है एल्बिडो वैल्यू। ठीक है, एचपी जो है अपन बोलते हैं इसको बैक रेडिएशन। ओके, रिटर्न बैक हो जाता है ये रेडिएशन, तो इससे अपन HN निकाल सकते हैं। सेकंड है अपने पास HA। HA के लिए एक नया कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं बाउंस रेशियो। बाउंस रेशियो जो होता है, बाउंस रेशियो का फॉर्मूला है द हीट एनर्जी विच इज लॉस्ट इन एयर अपॉन द हीट एनर्जी विच इज यूज फॉर द इवोपरेशन। ओके, तो ये होता है बाउंस रेशियो। बाउंस रेशियो का फॉर्मूला होता है 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 into TW minus TA upon EW minus EA multiplied by the PA, where the TW is the temperature of the water in degree centigrade, TA is the temperature of the air in degree centigrade और PA is the atmospheric pressure। तो ये तीनों वैल्यू बहुत इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि नोन होती है, तो इन वैल्यू का यूज करके अपन बाउंस रेशियो निकाल सकते हैं। देन बाउंस रेशियो निकालने के बाद में अपन ने देखे हैं HE। ठीक है, HE का डिस्कशन नहीं किया है, आपको मैंने बताया था कि HE निकालने के बाद अपन EL निकाल सकते हैं, दैट इज द मास एनर्जी इक्वेशन से। तो HE का फॉर्मूला होता है ρL अपॉन EL। ठीक है, रो जिसमें है मास डेंसिटी, L इज लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड EL इज द लेक इवेपोरेशन। ठीक है, तो अपन को ये रिलेशनशिप पता है और ये रिलेशनशिप पता है, तो इन रिलेशनशिप को रीअरेंज करते हैं तो अपने पास और ये रिलेशनशिप पता है। इन एनर्जी को अपन एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस में रीअरेंज करते हैं तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशंस आती हैं वो है EL इज इक्वल टू HN माइनस HG माइनस HS माइनस HI अपॉन रो L 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो इसमें सभी जो वैल्यूज हैं अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लाइमेटिकल वैल्यूज हैं, क्लाइमेटिकल डेटा है ये, तो इनके कैलकुलेशन के बाद में अपन इजीली लेक इवेपोरेशन निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन या लेक इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है और ये एक्सेप्टेबल मेथड है, इसलिए इसको कॉमनली इंडिया में यूज करते हैं एनर्जी बैलेंस मेथड को फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इवेपोरेशन। तो कुछ जो पिछले लेक्चर का कुछ पार्ट रिमेनिंग था, सबसे पहला है ये है मेथड टू रिड्यूस द इवेपोरेशन इन रिजर्वायर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिजर्वायर्स में आपको पता है कि एवोपरेशन एक एब्स्ट्रैक्शन है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है रन ऑफ को, तो वो जो वाटर है अपने यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, उसको कंजप्टली अपन यूज नहीं कर सकते हैं। उस कारण से अगर कुछ मेथड्स हैं कुछ रिजर्वायर्स में एवोपरेशन रोकने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई रिजर्वायर है इसमें वाटर लेवल है, तो सबसे पहला है कि इसका सरफेस एरिया अपन रिड्यूस कर दें। ठीक है, तो फिक्स क्वांटिटी के लिए अगर अपन को कोई रिजर्वायर डिजाइन करना है तो अपन उसको इस तरीके से डिजाइन करें कि उसकी डेप्थ जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू द एरिया। अगर एरिया कम होगा तो उसकी क्रिटिकल विंड वेलोसिटी है, क्रिटिकल एरिया कम होगा तो उसमें जो विंड कैरियर का काम है, सरफेस एरिया अवेलेबिलिटी कम होगी, तो जो विंड इफेक्ट है वो उसमें कम होगा एज कंपेयर टू द अगर ब्रॉडर बॉडी जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि, और दूसरा क्या है कि डेप्थ ज्यादा होने के कारण इसमें हीट स्टोरेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो रेट ऑफ लेस हीट अवेलेबल फॉर द इवेपोरेशन, इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूस द सरफेस एरिया। सेकंड मेथड से अपने पास मैकेनिकल कवर, तो कुछ कवर्स आते हैं मैकेनिकल कवर्स जो कि अपन इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि डायरेक्ट रेडिएशन और इसके वाटर बॉडी है। ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ हीट और वाटर बॉडी के कांटेक्ट को रोकता है, तो उस कारण से भी इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाता है। मैकेनिकल कवर्स में आपने देखा होगा जैसे यूरोपियन कंट्रीज में या फिर यूएसए में
पिंग पोंग बॉल्स रहती हैं, रबर बॉल्स होती हैं जो फ्लोट करती हैं सरफेस में, तो वो बहुत मोस्ट वाइडली यूज करते हैं वहां पर। तो वो एक मैकेनिकल कवर का काम करती है जो कि रेडिएशन या हीट एनर्जी और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर है उसके कॉन्टेक्ट को रोकता है। थर्ड है यूज्ड केमिकल फिल्म्स। तो जो केमिकल फिल्म्स हैं वो भी बहुत इफेक्टिव मेथड है और मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए अगर कोई ये रिजर्वायर है, ठीक है, तो कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिसको इसके रिजर्वायर के पानी के साथ अपन मिक्स कर देते हैं, तो ये एक सरफेस में एक लेयर क्रिएट करता है, ठीक है। ये लेयर क्रिएट करने के कारण जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है रेडिएशन है और वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो कम कर देता है। दूसरा, जो ये वाटर वेपर्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इवोपरेट होंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर सरफेस में जाने के लिए, एटमॉस्फेयर में जाने के लिए, उसको भी ये इनहिबिट करता है। तो इस टाइप के इनहिबिटर अपन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं केमिकल इनहिबिटर्स, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली जो यूज्ड इनहिबिटर है उसका नाम है सीटाइल अल्कोहल। तो सीटाइल अल्कोहल को मोस्ट वाइडली यूज करते हैं एज अ केमिकल इनहिबिटर फॉर द लेक इवोपरेशन। ओके, तो सीटाइल अल्कोहल के एडवांटेज क्या है कि सबसे पहले इसमें कहीं अगर पंक्चर होता है, इस फिल्म में अगर कहीं बाई चांस कहीं अगर पंक्चर होता है तो ये इसको सेल्फ हील कर देता है। ओके, तो ये इसके एडवांटेज है कि अगर कहीं पंक्चर होता है तो ये इसको सेल्फ हील कर देता है इस फिल्म को। दूसरा क्या है, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जो अंदर एक्वेटिक लाइफ है उसको भी अफेक्ट नहीं करता है। ओके, उनके लिए भी फ्रेंडली होता है। दूसरा ये है कि ये ओवरऑल जो वाटर क्वालिटी है उसको भी अफेक्ट नहीं करता है। ओके, तो ये एडवांटेजेस के कारण जो सीटाइल अल्कोहल अपन को मोस्ट वाइडली यूज केमिकल इनहिबिटर है फॉर रिड्यूसिंग द इवोपरेशन इन अ लेक्स। तो ये है अपना एंड ऑफ द लेक्चर 4। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे इवोपोट्रांसपायरेशन के एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ की अप्रोचेस भी, ठीक है, जैसे अपन ने इवोपरेशन में देखे थे। तो इसमें कोई भी अगर कोई टॉपिक या कोई भी पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू।